एक बहुत ज्वलंत सवाल है, राष्ट्रीय स्तर का यह सवाल है कि आपकी पार्टी ने कन्हैया कुमार पर विश्वास करके और बाबू शत्रुघ्न सिंह जैसे समर्पित और पुराने राजनेता जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हर एक संघर्ष से जुड़े रहे हैं, उनका टिकट काट दिया और कन्हैया कुमार को टिकट आवंटित कर बेगूसराय ले आई और लोकसभा का चुनाव लड़ाया। आज कन्हैया कुमार भी आपके पास नहीं हैं, उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या कम्युनिस्ट पार्टी शत्रुघ्न बाबू स्वयं अब अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कार्यानंद भवन में जबकि वो रहा करते थे, लेकिन सदमा आज भी उनको अंदर से कचोट रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक राजेंद्र राजन भी कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी का अगला तारनहार कौन होगा आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक कन्हैया का सवाल है, कन्हैया को पूरे देश के लेफ्ट, नॉट ओनली सीपीआई, पूरी लेफ्ट ने उसको रिगार्ड किया और अंतर्राष्ट्रीय लीडर बनाया। लेकिन महत्वाकांक्षी कन्हैया तुरंत लंबी छलांग में लगाने के लिए हुआ है, कांग्रेस में गया और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, लेकिन वहाँ भी उसकी प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी। जहाँ आदमी को महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाएगा, वह कम्युनिस्ट में टिक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन की टीम आज रिफाइनरी टाउनशिप के भीतर आई है। यहाँ अभी हमारे सामने बरौनी तेल शोधक कारखाना के पुराने कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एटक यूनियन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मान्यता प्राप्त यूनियन है, उसके काफ़ी समर्पित कैडर रह चुके हैं और एटक यूनियन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अभी वरिष्ठ नागरिक की ज़िंदगी यहीं गुजार रहे हैं, काफ़ी समझबूझ रखते हैं यूनियन के संबंध में, तेल शोधक के संबंध में और बेगूसराय के आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग इनके साथ बातचीत करते हैं। इनकी सोच समझ में बेगूसराय के कई ज्वलंत मुद्दे इनके सामने में। नाम है इनका नागेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ एनपी सिंह। अब एनपी सिंह से हमारी सीधी बातचीत शुरू है। आप यह बताएं, तेल शोधक कारखाना एक लंबे समय से आप उससे जुड़े रहे हैं और तेल शोधक कारखाना में अभी अभी तुरंत कार्यपालक निदेशक बदले गए हैं। अभी श्री आर.के. झा जी कार्यपालक निदेशक के पद पर हैं। विगत 3-4 वर्षों से सुश्री शुक्ला मिस्त्री कार्यपालक निदेशक थी। उनका कार्यकाल और मौजूदा में आर.के. झा जी का कार्यकाल, दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं और कैसा आगाज होगा? सर्वप्रथम तो बेगूसराय फ्रंट लाइन का स्वागत करते हैं, जो कि हमारे जैसे आदमी का उन्होंने इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उनकी टीम का भी हमने स्वागत है। जो आपने प्रश्न किया, अभी जो चार्ज लिए हैं वह बरौनी धरती के पुत्र हैं, बरौनी रिफाइनरी के ही बच्चे हैं। इनके फादर यहाँ काम करते थे और अभी जो उन्होंने लिया है ईडी का चार्ज, ये केमिकल के हैं और केमिकल प्लांट है ये, और इसमें इन्होंने अच्छे ढंग से काम शुरू किया है और उम्मीद है कि यह बरौनी रिफाइनरी के संचालन में सफल होंगे। आप नागो बाबू जब रिफाइनरी में योगदान किया था, जब रिफाइनरी में आप आए थे, उस समय का तेल शोधक कारखाना और आज का तेल शोधक कारखाना वही है। विस्तारीकरण इसका हुआ, इसके काफ़ी कल पुर्जे बदले गए, एक नए रूप में इसको लाया गया, लेकिन कारखाना का जगह वही है, कारखाना वही है, लेकिन कर्मचारी बदले गए, अधिकारी बदले, सेवानिवृत्त हुए, नई नियुक्तियां हुई। दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं जब आप योगदान किए थे तब, और आज जो नए लोगों का योगदान हो रहा है अब? जिस समय मैं ज्वाइन किया 1980 में, उस समय रिफाइनरी का क्रूड का प्रॉब्लम था। 3 मिलियन की क्षमता की रहते हुए बरौनी रिफाइनरी चल रही थी 1 मिलियन पर। असम के से जो कच्चे तेल आते थे वह तेल आना बंद हो गया था
और करीब करीब रिफाइनरी बंद के कगार पर थी। मैं चूँकि उस यूनियन में उपाध्यक्ष पद पर था, मेरी जिम्मेदारी थी कि इस बरौनी रिफाइनरी का किसी भी कीमत पर जो है सो इसका संचालन हो, और उसके लिए हम लोगों ने ज़बरदस्त संघर्ष किया, ज़बरदस्त। जो हिस्टोरिकल है, बरौनी में अभी तक ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ था जिस समय कि हमारे गेस्ट हाउस में तमाम इंडियन ऑयल के आए हुए थे और चाहते थे हमारा जो तेल रोको आंदोलन था कि उसको ख़त्म करें। लेकिन मैंने और हमारे एक झा जी थे, दोनों नेतृत्व में थे, भिके झा, दोनों मिलकर दोनों को सस्पेंड करने के लिए लेटर हेडक्वार्टर से आया था कि सस्पेंड करेंगे, ये करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 1 इंच भी नहीं हिला, और जब तक कि सरकार ने हमारे हल्दिया क्रूड पाइपलाइन का विकल्प अप्रूव्ड नहीं कर दिया, अप्रूव्ड कर दिया, तब हमने अपना आंदोलन वापस लिया, और तब यह हल्दिया क्रूड पाइपलाइन 6 मिलियन का बना, और तब जाके बरौनी रिफाइनरी का जो है 6 मिलियन की क्षमता से विस्तार हुआ और चल रहा है अभी 6 मिलियन पर बाखूबी अच्छे ढंग से चल रहा। दूसरी बात, फिर जब हुआ तो हमने भोला बाबू से भी आग्रह किया। वो लोग पेट्रोकेमिकल्स की तमाम बेगूसराय के राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न बाबू से, भोला बाबू से, तमाम से हमने बात किया कि पेट्रोकेमिकल्स कह रहे हैं 6 मिलियन में चलने वाला नहीं है। जब तक इसकी क्षमता नहीं होगा 10 मिलियन, तब तक पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना नहीं हो सकती है, इसलिए कि उसका एक रॉ प्रोडक्ट होता है नफ्था, उसी पर बनता है पेट्रोकेमिकल्स। तो पूरी क्षमता जब लगाएगा कोई प्लांट तो उसके लिए 10 मिलियन की रिफाइनरी चाहिए, और 10 मिलियन की रिफाइनरी के लिए भोला बाबू ने भी प्रयास किया और शत्रुघ्न बाबू भी ने प्रयास किया, और अंतिम दौर में जब अप्रूव्ड हुआ, फिर रुकने की बात आई तो गिरिराज सिंह भी ने उसमें सहयोग किया और 10 मिलियन आज है होने जा रहा है। काम अप्रूव्ड ही नहीं, काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि 2 साल के अंदर यह 10 मिलियन में से चलना शुरू हो जाएगा। और पेट्रोकेमिकल्स का 2 प्रोडक्ट जो है सो उसका भी काम शुरू हो गया, उसका भी प्लांट बनना शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि बरौनी रिफाइनरी की जो 2 साल के बाद फेट होगा बहुत अच्छा होगा, और अच्छे ढंग से इलाके के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रियल खुलेगी। ये शुभकामना है, ये होने वाला है। आपने अभी यूनियन के संघर्ष की बात की। मान्यता प्राप्त एटक यूनियन वर्षों से यहाँ तकरीबन 4 दशक से ज़्यादा एटक यूनियन का जलवा रिफाइनरी में बना रहा। कभी इसके श्री चंद्रशेखर सिंह जी, सूर्य नारायण सिंह जी सहित कई बड़े नेता एटक यूनियन से, रिफाइनरी के इस यूनियन से जुड़े रहे। आज की हालत यह है कि अब संघर्ष की स्थिति घटती चली जा रही है। एटक यूनियन की मान्यता भी छीनी गई, दूसरे यूनियन के लोग सामने आए, श्रमिक विकास परिषद भी बना, उसकी यूनियन भी चली, और एटक यूनियन तेलशोधक कारखाना के भीतर एक बार विपक्ष में भी बैठा। तो अब फिर एटक यूनियन का स्थिति बनी और एटक यूनियन फिर सामने है। लेकिन एटक यूनियन के रहते हुए आज संघर्ष क्यों घटता चला जा रहा है तेलशोधक कारखाना के भीतर? इसका मूल कारण क्या है? देखिए, अभी जो बरौनी तेलशोधक मजदूर यूनियन है, यह यूनियन है, मतलब यूनियन जो लाल झंडे की होनी चाहिए वो कैरेक्टर खो चुका है। लाल झंडे की यूनियन एक लड़ाकू दस्ता होता है, वह लड़ने की क्षमता होती है, उसके पीछे एक सिद्धांत है, और सिद्धांत के आगे रख के चलेगा तब संघर्ष कीजिएगा। अभी यूनियन डेड हो चुकी है, कोई संघर्ष नहीं, कोई काम नहीं है, चल रहा है, कागज पर चल रही है यूनियन, लेकिन काम करने की जो ललक हो, जो संघर्ष है, वह गौन है। इसमें वह कोई तरह का ऐसा नहीं दिखता है कि लाल झंडे की वह यूनियन है। यह प्रासंगिकता जो है, लाल झंडे की जो प्रासंगिकता है, वह उसके अनुरूप यूनियन कोई काम कर नहीं रही। अगर किसी कारखाना के भीतर कोई मान्यता प्राप्त यूनियन अपनी भूमिका खो दे तो ऐसी विषम परिस्थिति में
उन कर्मचारियों का क्या होगा, हजारों कर्मचारियों का क्या होगा जो यूनियन के भरोसे प्रबंधन से कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं, कुछ लेने की तमन्ना रखते हैं, वो भी संघर्ष के बदौलत यूनियन के माध्यम से। तो यह काम आगे कैसे बढ़ेगा? अभी तो दिखाई नहीं देता है। अभी वर्तमान में कि कोई संघर्ष करके कोई मिल जाए, ऐसी बात कोई हम संभावना नहीं लगता है कि अभी की जो यूनियन की स्थिति है उस परिस्थिति में कोई संघर्ष करके अचीव कर लेंगे। और अभी तक जो हुआ है लूज ही कर रहे हैं लगातार। जो अचीव्ड था 50 साल के संघर्षों के से मजदूरों ने जो प्राप्त किया था उसको भी धीरे धीरे लूज कर रहे हैं। और जो मैनेजमेंट का है कि वो कुछ ऑफिसर को देना, कुछ वर्कमैन को देना, वही मिल रहा है। लेकिन यूनियन एक अपनी हैसियत से, अपनी क्षमता से संघर्ष करके कुछ अचीव करें, यह संभव अभी नहीं दिखाई पड़ता है। क्या आपकी नज़र में ऐसा लगता है, कभी बेगूसराय जिला का कम्युनिस्ट पार्टी, बेगूसराय जिला मास्को कहलाता था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वामपंथ का जो मानचित्र है उसमें बेगूसराय को लोग मास्को के किला के नाम से जानते थे और ख़ास करके बेगूसराय में प्रभुत्व भी कायम था। क्या आप लगता है, जबकि आज के मौजूदा दौर में इसके 2 विधायक अपने हैं, बेगूसराय जिला में इसके 2 विधायक हैं, क्या लगता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना मूल स्वरूप लगातार खोती जा रही है? देखिए, इसका असर, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो असर कम हुआ उसके राजनीतिक कारण है। कम्युनिस्ट पार्टी उसका दोषी नहीं है, राजनीतिक कारण है जो देश में भी चल रहा है। धर्मवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उस है पैसे वालों का बोलबाला, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी तो पीछे पर होगी ही, क्योंकि यह जातवाद नहीं कर सकता है यह धर्मवाद नहीं कर सकता है पैसा इसके पास नहीं हो कि नाजायज कमा के उसको कुछ आंदोलन कर सकता है। इसलिए प्रेजेंट जो सिचुएशन बना है उसमें थोड़े सा कम्युनिस्ट पार्टी का तो पीछे जाएगा। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक दिन न एक दिन या फिर अपने रूप में जो पहले देखे थे उस रूप में जरूर आएगा। जब यहाँ एटक यूनियन अपनी मान्यता खो दी तो जो सामने आया मान्यता प्राप्त यूनियन BMS, भारतीय मजदूर संघ, और आज वह विपक्ष में है, तो तेल शोधक कारखाना में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में आज की तारीख में कौन सा यूनियन अपने आप को स्थापित कर रखा है जिसे मजदूर अपना समझते हैं और वह मजदूरों के हितों का ख्याल करते हुए संघर्ष का रास्ता चुनता है? देखिए, अभी जो है पक्ष यूनियन हो या विपक्ष यूनियन हो, विपक्ष यूनियन तो अपने बटा हुआ है 2 भाग में, इसलिए कोई सक्षम नहीं है जो कि वर्कमैन के अधिकार को रक्षा कर सके, चाहे विपक्ष की यूनियन हो या पक्ष की यूनियन हो। दोनों में किसी में क्षमता नहीं है कि वर्कमैन को राइट्स को जो अधिकार है या उससे कुछ अचीवमेंट कर सके, यह संभव नहीं है। आप NP सिंह जी, आप इतने पुराने लोग हैं और आज जो बरौनी तेल शोधक कारखाना के भीतर भी कई चीज़ें हैं। मसलन यहाँ अपना केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ CISF की यूनिट भी है, यहाँ DAV स्कूल भी है, यहाँ अन्य कई तरह के कल्याणकारी बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के तालीम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और पास ही BMP का मुख्यालय 8 भी है, वह भी इसके बगल में ही स्थापित है। तेल शोधक कारखाना अपने भीतर इन शैक्षणिक संस्थानों की समुचित व्यवस्था के लिए क्या सजग है या नहीं? देखिए, शिक्षा पर जो पहले ध्यान दिया जाता था, सेंट्रल स्कूल पर, DAV पर या कोई भी स्कूल पर, जो पहले गार्जियन एज ए मान प्रबंधक, एज ए यूनियन, एज ए ऑफिसर सेशन ज्वाइंट इफोर्ट रहता था कि हमारा स्कूल जो है बढ़िया से चले, बढ़िया अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा डिसिप्लिन रहे। लेकिन कुछ दिनों से जब यूनियन का डिटेरियोरेशन हुआ तब से शिक्षा का भी डिटेरियोरेशन हुआ और एक समय तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी DAV का जिसका कि कहना हम शर्म लगता था कि हम DAV में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति बदली
प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हुआ, जो स्कूल को डिटोरिएशन में ले गई थी वह तो चली गई। प्रेजेंट प्रिंसिपल जो आए हैं वह शिक्षा के महत्व को समझते हैं और उन्होंने अपने ढंग से स्कूल को संभाला है। हर एक कारखाना का यह दायित्व होता है कि अपने 8 किलोमीटर के परिक्षेत्र में वह कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे। कारखाना की ओर से प्रदत्त कुछ राशि आती है जिसका खर्च उस क्षेत्र के सम्यक विकास के लिए किया जाता है। लेकिन बरौनी तेल शोधक कारखाना की ऐसी नीति रही है जो अपने आसपास के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर लेती है, दरकिनार कर देती है, अथवा यूँ कहिए कि जो मुँह ठुकवा गांव होता है जिसके लोग इसके पक्षधर होते हैं वहीं तक वह अपने विकास की कल्याण की रोशनी पहुंचाती है। क्या यह तेल शोधक कारखाना का दायित्व नहीं है किसी गरीब गांव को गोद ले ले, किसी गरीब विद्यालय को गोद ले ले, किसी गरीब औषधालय को गोद ले ले और उसके समुचित विकास के लिए अपना प्रयत्न जारी रखे? इसमें आप क्या पाते हैं? बरौनी रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर्स का है और पब्लिक सेक्टर्स का जो आपने कहा कि जहाँ भी लगाई जाती है उसके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर उसके विकास में सहयोग करता है। पहले भी करती थी रिफाइनरी, आज भी कर रही है। अब यहाँ के प्रतिनिधि का, चूँकि वह जो फंड आता है उसमें प्रतिनिधि का सहयोग लिया जाता है, उसी में है, उसी प्रोग्राम में है जो जब इंदिरा गांधी चलाई थी 20 पॉइंट प्रोग्राम, उसी में था कि हर पब्लिक सेक्टर को अपने इलाके में 10 किलोमीटर में खर्च करना है। आज पहले तो कम अमाउंट था, आज ज़्यादा अमाउंट हेडक्वार्टर दे रहा है, लेकिन वह खर्चा कहाँ होगा उसमें इलाके के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, एमएलएज हैं, उनकी ज्वाइंट बैठक बुलाते हैं और वह लोग जो जहाँ जहाँ सजेस्ट करते हैं वहाँ वहाँ वो खर्च होता है। अभी बिहार सरकार अभी एक हॉस्पिटल दिया है 52 बेड का बरौनी सरकारी अस्पताल में दिया है, बर्न हॉस्पिटल को बनाने का, जो इसका निर्माण शुरू हो गया। अभी चुनाव आयोग ने बिहार सरकार की ओर से एमएलसी के चुनाव की घोषणा कर दी है। नगर निकाय क्षेत्र का यह चुनाव होगा और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस चुनाव को होना है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी श्रीमती उषा सहनी को इस बार टिकट नहीं दिया है और न ही कोई दूसरा उम्मीदवार उतारा है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का यह कल्चर इस चुनाव में कौन सा रूप अपनाएगा? चूँकि वामपंथ विचारधारा के आप प्रबल पक्षधर हैं, आपकी राय में क्या है? देखिए, यह विषय तो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर नेता का, वह विषय हमारे पास नहीं है। किस परिस्थिति में विड्रॉ किया गया? एक समय पार्टी ने डिक्लेयर किया कि उषा सहनी उम्मीदवार होगी, एमएलसी का जो है पंचायत के द्वारा जो चुना जाता है उसमें एमएलसी में वो खड़ी हो गई, चुनाव लड़ेगी। फिर डिसीजन आया कि नहीं लड़ेगी, उषा सहनी चुनाव नहीं लड़ेगी। यह विषय चूँकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला परिषद का यह सवाल है, वह क्या किस परिस्थिति में निर्णय लिया। हमको लगता है कि आरजेडी से मोर्चा लगता है कि बना है बिहार प्रदेश में, इसलिए यहाँ पर आरजेडी को दिया गया है, जैसा हमको महसूस होता है। निर्णय तो जिला परिषद लिया है, अब उनके उसमें कमेटी में हम हैं नहीं, लेकिन हमको लगता है कि बिहार में मोर्चा बना है आरजेडी के साथ और लेफ्ट के साथ, उसी रोशनी में यहाँ बेगूसराय आरजेडी के पास गया, जैसा हमको इन्फॉर्मेशन है। ऐसे इसके लिए उपयुक्त हैं जिला मंत्री अवधेश राय, क्या कैसे किए हैं नहीं किए हैं वही बताएंगे। एक गंभीर सवाल और मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको करना चाहता हूं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जिला मंत्री विगत 10-15 वर्षों से सुयोग्य जिला मंत्री नहीं मिल रहा है। कार्यकारी के सहारे बेगूसराय जिले का सीपीआई कार्यालय चल रहा है, कार्यानंद भवन। उसमें अब तक कार्यकारी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जब भी अधिवेशन होता है उस अधिवेशन के सेकेंड दिन
जिला मंत्री का चयन हो जाता है और उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बुजुर्गों की एक बड़ी पीढ़ी पांव पसार कर जिला मंत्री के पद पर आसीन है कार्यकारी रूप में, लेकिन नए लोगों का प्रवेश जिला मंत्री के रूप में आज तक नहीं हो पाया है, जबकि सभी राजनीतिक दल युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप पुराने कम्युनिस्ट हैं, आपका नजरिया इस बिंदु पर कौन सा है? देखिए, कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी का चुनाव जब जिला कॉन्फ्रेंस होती है पार्टी का उसमें होता है। लास्ट कॉन्फ्रेंस में गणेश सिंह चुने गए थे, लेकिन गणेश सिंह मर गए, उनको कैंसर हो गया था, वो मर गए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, इसलिए अभी कार्यकारी के रूप में सुयोग्य अवधेश राय हैं, कॉम्पिटेंट हैं और अभी जिला मंत्री में वह चला रहे हैं। लेकिन आपने जो युवा शक्ति का सवाल उठाया, निश्चित रूप से हमारे पार्टी में युवा शक्ति को जो इंडोर्स होना चाहिए, आना चाहिए, उसमें भारी कमी है। उसमें पार्टी को नए लोगों को पार्टी में लाने का प्रयास करना चाहिए और नए लोगों को सो देना चाहिए जिला में, ऊपर में कमेटी में निश्चित रूप से देना चाहिए। इससे सहमत हैं। जिससे युवा वर्ग जब आएगा आगे तब उससे लड़ाई होगा, क्रांति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन युवा के अभाव में संभव नहीं है कोई। इसलिए युवा की कमी को पार्टी जरूर निश्चित रूप से विचार करेगी, यह मेरी उम्मीद है। अब आपका साक्षात्कार अंतिम पड़ाव पर आ गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। नगर निगम का चुनाव, बेगूसराय नगर निगम का चुनाव सामने खड़ा है। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके 2 परिषद क्षेत्र, उसके 2 वार्ड क्षेत्र आपके रिफाइनरी टाउनशिप के भीतर आते हैं। ऐसे में इस बार बिहार सरकार ने घोषणा कर रखी है कि मेयर का चुनाव, उप मेयर का चुनाव निचली सतह से होगा, यानी जो मतदाता वार्ड सदस्य का चयन करेंगे वही मतदाता उप मेयर और मेयर का भी चयन करेंगे। यह अब सीधा आ गया निचले जनता के हाथ में। और 2 वार्ड है टाउनशिप का नगर निगम क्षेत्र में, और लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी जो हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हैं, लगभग 2 दर्जन प्रत्याशी इंकलेट पहनकर कदम ताल करने में लगे हैं मेयर पद के लिए। तो आपकी नज़र में मेयर पद के लिए कौन सा उम्मीदवार अच्छा होगा? क्या उसमें आपका पार्टी लाइन भी रहेगा या स्वतंत्र इकाई के रूप में मेयर का चयन होगा? आपकी नज़रों में टाउनशिप की हैसियत से नगर निगम चुनाव में कौन सा रुख होगा? देखिए, नगर निगम का जो मेयर का चुनाव है, ये अच्छी बात है। सरकार ने का निर्णय को हम मानते हैं कि डायरेक्ट चुनाव होता है। जो मेयर का किया है यह स्वागत योग्य है, जनता को खुद चुनना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, पार्टी का निर्णय क्या होता है? पार्टी अगर निर्णय करेगी कि किसी के पक्ष में, तो मैं तो स्वतः उस पार्टी के निर्णय के साथ जाऊंगा। जिसको मदद करने के लिए कहेगा, वहाँ हम लोग यहाँ जितना साथी हैं सब हम उसी के पक्ष में जाएंगे। लेकिन पार्टी अगर निर्णय नहीं लेती है मेयर के लिए, मेयर के चुनाव में निर्णय नहीं ले पाती है किसी के पक्ष में, या अपना कैंडिडेट नहीं देती है, तब हम उस पर विचार करेंगे कि किसको मदद किया जाए या किसको मदद नहीं किया जाए। वैसे में क्राइटेरिया होगा जो कुछ काम करने वाला हो, अब पढ़ा लिखा हो, समझदारी हो, वैसे लोगों को ही हम मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी तो यह है, हमारा पार्टी का इस पर कुछ अभी निर्णय नहीं आया है, इसलिए हम अभी कुछ इस पर क्लियर नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि पार्टी का निर्णय आने के बाद फिर तो हमको उसी लाइन में जाना पड़ेगा। तो उस लाइन में जाना पड़ेगा तो कल आप कहिएगा कि आपने ऐसा बोला और कर रहे हैं दूसरा काम। हम चूँकि पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के 50 साल से हम सदस्य हैं, 50 साल से सदस्य हैं, तो उसके अनुरूप हम काम करेंगे। मैं यूनियन में भी था तो ईमानदारी से एक कम्युनिस्ट की तरह काम किया। बहुतों को इस बेगूसराय में, बहुतों का इंडिविजुअल और सामूहिक बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन किसी का चाय नहीं पिया हो। किसी से मैं ही खुद अपने डेरे पर चाय उनको पिलाता था, सम्मान देता था और उनका काम भी करता था। इसलिए मैं पार्टी के प्रति उसका है कमिटमेंट है,
जो पार्टी निर्णय करेगी उस पर उसके साथ होंगे। अगर पार्टी निर्णय नहीं करती है, एक का तो सुने हैं उप महापौर के लिए राजीव को पार्टी से उम्मीद है जैसा कि है। मेयर के लिए कोई अभी तक हमको पार्टी ने कुछ नहीं कहा है कि क्या करना है नहीं करना, इसलिए अभी हम चुप हैं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो जिला नेतृत्व है वो एनपी सिंह जी, ये बात स्पष्ट है कि जिला में कोई महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत नहीं ले पाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे उसकी आंतरिक शिथिलता हो या आंतरिक विवाद हो या अन्य कोई कारण हो। कोई सीधा निर्णय लेने में कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक जिला में सक्षम नहीं हो पा रही है हाल के दिनों से। इस पर संक्षिप्त नजरिया। देखिए, ये तो ऊपरी कमेटी को विचार करना होगा कि कोई भी इश्यूज पर डिसीजन तुरंत नहीं लेंगे तो पीछे पड़ जाएगा। कहीं भी क्विक डिसीजन, डिसिसिव होना लीडर का तो है, एक पहला शर्त है कि जो समस्या आया, जो ज्वलन समय, उस पर तुरंत बने से डिसीजन लेना चाहिए। अब काहे नहीं डिसीजन हो पाता समय पर, कैसे है, इसके लिए तो अब देशराय और बड़े नेता बताएंगे, इसमें तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। आप भी चुनाव में मेयर पद के दावेदार, क्या आप पुराने कम्युनिस्ट लीडर हैं, सामाजिक सरोकार के व्यक्ति भी हैं, क्या आप मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी देंगे? नहीं, हमारे पार्टी में जो है सो पार्टी को तय करता है कि कौन उम्मीदवार होगा। किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव में पार्टी निर्णय करती है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। इंडिविजुअल किसी का नहीं कह सकता है कि हम लड़ेंगे। वहाँ हमारी जो कमेटी है, कमेटी निर्णय लेता है और वही चुनाव जिसको दिया वही चुनाव लड़ता है। और जहाँ तक मेरा है सवाल है, मैं अब इससे अलग हूँ, चुनाव लड़ने की परिस्थिति से अलग हो चुकी। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं अब बीमार हूँ, हमारी उम्र भी हो गई है और मैं ईमानदारी से काम नहीं कर सकूँगा किसी प्रतिनिधि के रूप में। तो मैंने 34 साल ट्रेड यूनियन किया, तो ईमानदारी से 24 आवर समय दिया। और ईमानदारी, कोई माइकल लाल बेटा बेगूसराय नहीं कह सकता है कि एक पैसा भी नहीं हम इन पर खर्च किए हैं काम के लिए है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो ऐसा ईमानदारी के लिए होना चाहिए। तो हमारे पास नहीं समय है, न हम कर सकते हैं, इसलिए मेयर की उम्मीदवारी हमसे संभव का नहीं। एक बहुत ज्वलंत सवाल है, राष्ट्रीय स्तर का यह सवाल है कि आपकी पार्टी ने कन्हैया कुमार पर विश्वास करके और बाबू शत्रुघ्न सिंह जैसे समर्पित और पुराने राजनेता जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हर एक संघर्ष से जुड़े रहे हैं, उनका टिकट काट दिया और कन्हैया कुमार को टिकट आवंटित कर बेगूसराय ले आई और लोकसभा का चुनाव लड़ाया। आज कन्हैया कुमार भी आपके पास नहीं हैं, उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या कम्युनिस्ट पार्टी शत्रुघ्न बाबू स्वयं अब अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं? कार्यानंद भवन में जबकि वो रहा करते थे, लेकिन सदमा आज भी उनको अंदर से कचोट रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक राजेंद्र राजन भी कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी का अगला तारनहार कौन होगा आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक कन्हैया का सवाल है, कन्हैया को पूरे देश के लेफ्ट, नॉट ओनली सीपीआई, पूरी लेफ्ट ने उसको रिगार्ड किया और अंतर्राष्ट्रीय लीडर बनाया। लेकिन महत्वाकांक्षी कन्हैया तुरंत लंबी छलांग कि मैं लगाने के लिए वह कांग्रेस में गया और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है। लेकिन वहाँ भी उसकी प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी। जहाँ आदमी को महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो जाएगा, वह कम्युनिस्ट में टिक नहीं सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी में टिकने के लिए मिलना चाहिए, अगर प्रॉपर है, उसके पास क्षमता है तो उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। लेकिन वही सिर्फ है महत्वाकांक्षा कि हमको एमपी एमएलए के अलावे कोई दुनिया में है, तो ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं चलता है। इसलिए कन्हैया जो जहाँ गया है, जहाँ है अपना ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी में पूंजीवादी पार्टी दोनों है, है पूंजीवादी पार्टी। सिर्फ है क्या, वो धार्मिक उन्माद फैला के
प्योर बड़े बड़े घराने की पार्टी है, कांग्रेस मिक्स्ड इकोनॉमी की है, ये इतना ही अंतर है। इसलिए कन्हैया जहाँ भी गया वो अपना गया। अब उसके से हम लोगों को लेफ्ट वाले को कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक शत्रुघ्न बाबू का सवाल है, शत्रुघ्न बाबू सुलझे हुए अच्छे बेगूसराय के बेगूसराय के पूरे प्रतिष्ठित लीडर में से एक हैं। उम्र हो गया 80 साल, बीमार हैं, तो स्वास्थ्य लाभ घर पर करते हैं, लेकिन पार्टी के सवाल पर वह आज भी जो पहले थे आज भी है, और उम्मीद है कि जब तक जिंदा रहेंगे वह पार्टी के लिए संघर्ष करते रहेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार सब करते रहेंगे। तो फिर राजेंद्र राजन पर यह कैसे स्काई लेव गिर गया? राजेंद्र राजन पर उनको एक पुस्तकालय पर सीमित हो गए। एक पुस्तकालय कम्युनिस्ट पार्टी मूवमेंट नहीं हो सकता है। एक पुस्तकालय एक विचारधारा के लिए ठीक है, एगो है, लेकिन वही कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ हो जाएगा, वह है पुस्तकालय में अपना लथी कर दें इसलिए। और उन्होंने पार्टी डिसीजन को नहीं माने, 2 साल से नवीकरण भी नहीं कराए। तो जब नवीकरण हमारे यहाँ नहीं होता है सदस्यता, तो ऑटो नहीं चले जाते हैं। उन्होंने लास्ट ईयर भी नवीकरण नहीं कराया, इस बार भी नहीं कराया, तो अपना ऑटो चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी से हट गए। सर, एक वर्तमान मेयर का चुनाव जो अभी हो रहा है उसमें विगत 1 बरस से सुपरसीड है बेगूसराय नगर निगम, लेकिन विगत 5 साल से लगातार मेयर के पद पर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह काबिज थे। उनका कार्यकाल और उनके कार्यों की स्थिति आपकी नज़र में कैसी रही? देखिए, प्रेजेंट जो मेयर हैं यूपी सिंह, उन्होंने काम किया, बहुत काम किया नगर निगम में, लेकिन इसी बीच से केंद्रीय बहुत सी योजना आ गई। अब जैसे गैस ला पाइपलाइन, नाला, तो कुछ रोज जो टूटा फूटा, तो वो कारण है वो कि रोड टूटा, सेंट्रल योजना चलते हैं, इसलिए कुछ लगता है कि शहर में प्रॉब्लम है। लेकिन अब है 5 साल में जितना अच्छा ढंग से हो सकता है, यूपीएस ने प्रयास किया कि नगर निगम को हम बढ़िया से बढ़िया बनाकर चला सकें, और उसने अपना प्रयास को अच्छे ढंग से निभाया। अब सबसे अंत में तेल शोधक कारखाना के कर्मचारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति अगर कोई आप संदेश देना चाहते हैं, चूँकि पुराने कर्मचारी और पुराने यूनियन के दबंग नेता भी आप रह चुके हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कर्मचारियों को या अधिकारियों को? बरौनी रिफाइनरी अभी 2 तरह का दायित्व है, प्रबंधन, यूनियन और मजदूर और ऑफिसर पर। एक तो यह है कि जो प्रोजेक्ट, इतना विशाल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, अधिकारियों में, चूँकि उसमें कर्मचारी नहीं आते हैं, अधिकारियों पर है कि उसको समय पर क्वालिटी के साथ उसको पूरा करें। यही आग्रह है प्रबंधन से। नए जो महाप्रबंधक, नए जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हैं, नई मैनेजमेंट में जो लोग आए हैं, उनसे आग्रह है कि जो प्रोजेक्ट का जो जॉब है उसको मुस्तैदी से क्वालिटी के साथ समय पर पूरा करें, क्योंकि समय पर पूरा नहीं होने से कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, हो जाता है। अगर समय पर पूरा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट दोनों घटेगा। और वर्कमैन और ऑफिसर से यही आग्रह है कि डिसिप्लिन की जो थोड़ी कमी हुई है भीतर में, जो पहले यूनियन है थे, लेकिन डिसिप्लिन कहीं भी, कोई भी अपने घर में भी डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो हमारा घर बढ़िया से नहीं चलेगा। इसलिए रिफाइनरी में मजदूरों और अधिकारियों से आग्रह है कि एक डिसिप्लिन वर्कर बनकर रहें, और काम की प्राथमिकता, काम जो है उसको हम अच्छे ढंग से निभाएं, जिससे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़े। क्योंकि यह पब्लिक सेक्टर है, इसका पैसा पूरे देश का पैसा लगा हुआ है। इसमें देश की जो आम गाढ़ कमाई है वह जो 15,000 करोड़ का लग रहा है, देश की कमाई का पैसा है, इसमें लग रहा है। इसलिए हमारा दायित्व ही नहीं, कर्तव्य है कि हम इसको अच्छे ढंग से संचालन करें। बहुत लंबा हो जाए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंडक्ट। ये थे श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह जी,
जिनका परिचय पूर्व में मैं दे चुका हूँ। इन्होंने बरौनी आईओसी बरौनी के प्रति, वहाँ के यूनियन की स्थिति, वहाँ के कर्मचारियों की स्थिति, बेगूसराय जिला के जनसमस्याओं से जो मौजूदा हालात है उस पर, नगर निकाय चुनाव पर और बेगूसराय कम्युनिस्ट पार्टी की सतही राजनीति पर बहुत सारे सवालात हमने किए और जिनका इन्होंने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया। और इन्होंने तेल शोधक कारखाना के कर्मचारी व अधिकारी को अनुशासन को अक्षुण्ण रखने का कामना करते हुए, मांग करते हुए, गुजारिश करते हुए हमारे साथ लंबी बातचीत की फ्रंट लाइन के साथ। बहुत बहुत इन्हें धन्यवाद। अब मैं संपादक एसआर आजमी के साथ शारिक फोटोग्राफर, मैं इस कार्यक्रम को अब विराम देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।